दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज बाय अंकुर सर। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी तत्सम एवं तद्भव शब्द की ये पहली क्लास है और देखते हैं कि आज प्यारे बच्चों की तत्सम शब्द को पहचानने के लिए क्या आवश्यकता होती है, किस प्रकार हम इनकी पहचान करते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं आदि सभी बातों को लेकर के आज मैं आपकी क्लास में उपस्थित हुआ हूँ। तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी इसे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो पहले देखते हैं कि आज प्यारे बच्चों तत्सम शब्द एवं तद्भव शब्द। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम देखते हैं तत्सम शब्द के बारे में जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो पहले इसका शाब्दिक विचार अर्थ ही देख लेते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या बनता है तत्सम का। तो तत्सम शब्द क्या होगा? तत् धन सम, यानी कि तत् क्या होगा, इसका अर्थ हुआ उसके, सम का क्या अर्थ हुआ समान, यानी कि उसके समान। किसके समान? कि प्यारे बच्चों मैंने आपको शुरू में बताया था, जब हमारी सबसे पहली क्लास थी तो हमने बताया था कि सभी भाषाओं की जननी किसे माना गया है? संस्कृत को माना गया है। क्या माना गया है? सभी भाषाओं की जननी किसे माना गया है? संस्कृत को माना गया है। तो प्यारे बच्चों ये तत्सम शब्द भी वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हैं, परंतु हमने उनके जोग्यता रूप में ही अपने हिंदी भाषा में उनका प्रयोग कर लिया है। तो वैसे शब्द ही आप क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि परिभाषा के आधार में देखते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द, कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही, जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हम करते हैं क्या, अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका है? अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं। अग्नि क्या है? आपका संस्कृत का शब्द है और संस्कृत का शब्द होने के कारण हम क्या करें? इसका हिंदी में प्रयोग किया और हिंदी में प्रयोग होने के कारण ही यह क्या कह रहा है? आपका तत्सम शब्द कह रहा है। जैसे कि आम्र, पत्र, वृक्ष आदि बहुत से ऐसे शब्द हैं कि जो हिंदी या संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द ही आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब बात आगे बढ़ते हैं कि प्यारे बच्चों देखते हैं कि तत्सम शब्द के भेद कितने होते हैं। अब बात आती है कि भेद कि आज तो हमने कभी इसके भेद के बारे में जाना ही नहीं था, परंतु आज क्या है कि आपको इस क्लास में आपको मैं इसके भेद के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ कि तत्सम शब्दों के कितने भेद होते हैं। तत्सम शब्दों के आपके दो भेद होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्दों के कितने भेद होते हैं? तत्सम शब्दों के आपके दो भेद होते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं प्यारे बच्चों तत्सम शब्द के भेद कितने होते हैं। तत्सम शब्द के दो भेद होते हैं। कौन से कौन होते हैं? एक होता है आपका पुराना और एक होता है आपका नया। पुराना तत्सम शब्द क्या होगा? आपका मूल तत्सम शब्द ही क्या होंगे? आपके पुराने वाले होंगे और नए जो तत्सम शब्द होंगे वो आपके अवधि भाषा के अनुसार होंगे। जैसे हम क्या करते हैं, शुरू में स्टार्टिंग में संस्कृत में कहा था आपका वारिद शब्द लिखा गया था और वारिद का अब नए में क्या लिखना शुरू कर दिया हमने? इसका मेघ लिखा गया। क्या हो? वारिद किसका है? पर्यायवाची शब्द बादल का है, परंतु क्या हुआ कि अब जब अवधि भाषा के साथ इसका प्रयोग किया जाना शुरू होगा तो क्या हुआ? इसका मेघ नया शब्द बन करके तैयार होगा। जैसे स्टार्टिंग में हमारे ख्याल शुरू में क्या था? हमारा घोटक था और घोटक का क्या हुआ कि अब परिवर्तित होकर के अब क्या हुआ? इसका अश्व शब्द इसका नया रूप बन गया है। अब ये अवधि भाषा का ये स्वामी रंगनाथ स्वामी जी हैं, इन्हीं के अनुसार क्या होगा? इन्होंने कहा है कि जो अवधि भाषा है, अवधि भाषा को संस्कृत भाषा की छोटी बहन माना गया है। रंगनाथ स्वामी जी के अनुसार क्या माना गया है कि अवधि भाषा को संस्कृत की छोटी बहन, क्या कहा? संस्कृत की छोटी बहन माना गया है। छोटी बहन माना है। किन्होंने? छोटी बहन माना है। किनके द्वारा माना गया है? ये स्वामी
रंगनाथ जी के अनुसार। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा कि जो वारिद है मेघ शब्द है आपका, है दोनों क्या, ये संस्कृत जैसा ही है, परंतु संस्कृत जैसा कब है, जब ये अवधि भाषा में है, और अवधि भाषा क्या कहा गया, संस्कृत की छोटी बहन के रूप में माना गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि तत्सम शब्द को, एक प्रश्न आता है आपकी, तत्सम बताइए कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, या बताइए कि तद्भव का कौन सा शब्द तत्सम होगा। तो इन्हीं बात को ध्यान रखते हुए इनको पहचान करने के लिए कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इसी के लिए कुछ नियम हैं, जो नियम मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो पहले सबसे पहले नियम देखते हैं पहले बच्चों, इसका नियम नंबर 1 क्या कहता है कि अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम शब्द होते हैं। क्या कहा उन्होंने कि जो अनुस्वार से युक्त शब्द होंगे वही शब्द आपके क्या कहलाते होंगे, तत्सम शब्द होंगे। जैसे कि अंक, शंख, गंगा, शंकर, पंख, यानी कि जो अनुस्वार की युक्त शब्द जितने होंगे वे सभी के सभी क्या होंगे, आपके क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। अब देखते हैं पहले बच्चों इसका नियम नंबर 2 देखते हैं कि नियम नंबर 2 आपका क्या कहता है। नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 आपका कहता है कि युग्मक ध्वनि युक्त शब्द तत्सम शब्द होते हैं। युग्मक यानी कि एक क्या हो, वर्ण आपका पूरा होता है और एक क्या होता है आपका आधा होता है, यानी कि एक हलंत युक्त होता है और एक बिना हलंत के होता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि प्रसन्न, तो इसमें जो अपन न वर्ण है एक ये आपका हलंत से रहित है और एक है हलंत सहित है। तो इस प्रकार क्या होगी, दोनों वर्ण है तो एक ही, परंतु एक हलंत से होगा और एक बिना हलंत के ही आपका प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार की ध्वनि क्या कहलाती है, आपकी युग्मक ध्वनि कहलाती है। तो इसे बनेगा शब्द आपके है प्रसन्न हो गया, भिन्न, निष्ठान, छिन्न। तो इस प्रकार युग्मक ध्वनि से बने हुए शब्द भी आपके क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। नियम नंबर 3 कहता है कि रेफ युक्त शब्द यानी कि रेफ की मात्रा से युक्त शब्द भी क्या होंगे, आपके तत्सम शब्द होते हैं। क्योंकि रेफ की आपको पता है कि रे का जो रे वर्ण है वो आपका हम कितने 5 रूपों में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखा अभी, रे वाली मात्रा होती है आपकी पर्व, धर्म, कर्म, स्वर्ग, नर्क, यानी कि जो ऊपर की तरफ जो रे की ध्वनि लगती है, वर्ण लगता है, यही आपको क्या कहलाती है, रेफ युक्त मात्रा वाले शब्द कहलाते हैं। और इस प्रकार के बने शब्द भी आपके क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। नियम नंबर 4 आपको कहता है कि अर्धवर्ण वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। अभी मैंने बताया था युग्मक ध्वनि युक्त शब्द और दूसरे आपका अर्धवर्ण वाले। इसमें क्या होगा कि युग्मक ध्वनि में दोनों वर्ण क्या होंगे, समान होंगे, एक आपका हलंत युक्त होगा और एक हलंत रहित होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें वर्ण क्या होगा, आधा होगा, यानी कि आधे वर्ण का प्रयोग हम इन शब्दों में करते हैं। जैसे अग्नि, तो इसमें इतने प्यारे बच्चों की ग जो है आपका ग वर्ण जो है आपका हलंत सहित है कि हमने इसके नीचे हलंत का प्रयोग किया हुआ है, इसका आधे रूप का प्रयोग किया है। तो ये जो आधे वर्ण के रूप में प्रयोग किए गए वर्ण होते हैं यही आपके क्या कहलाते हैं, हमारे अर्धवर्ण वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका अग्नि हो गया, प्रश्न हो गया, दुष्कर्म होगा, दुर्जन होगा। तो पहले इस प्रकार के जो शब्द होते हैं अर्धवर्ण वाले, ये शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं नियम नंबर आपका 5 नंबर देखते हैं। अब देखते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 आपका कहता है कि पदेन चिन्ह युक्त शब्द आपके तत्सम शब्द होते हैं। कि जैसे मैंने अभी बताया था कि रे शब्द का और रे वर्ण का प्रयोग हम क्या है 5 रूपों में करते हैं। तो अभी बार क्या है, पदेन चिन्ह, इसका जो रे वर्ण का हम नीचे की ओर, यानी कि पैर कहाँ है हमारे, नीचे की तरफ हैं, तो ऐसे ही कि जब हम इस रे का नीचे की ओर प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार का चिन्ह जो कहलाता है आपका पदेन चिन्ह कहलाते हैं। जैसे चक्र, क्रम, वक्र, सम्राट। तो इस प्रकार के शब्द भी आपके क्या होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब नियम नंबर 6 देखते हैं। नियम नंबर 6 से पहले मैं बता दूं कि कुल मिलाकर के तत्सम शब्दों के पहचान के लिए या उनके बनाने के जो नियम होते हैं कुल मिलाकर 11 नियम है। अभी क्या है कि मैं आपको नियम नंबर 6 बताता हूँ। तो 6 नियम में क्या कहता है कि संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द भी क्या होते हैं, आपके तत्सम शब्द होते हैं। यानी कि संस्कृत के उपसर्ग एक हिंदी के उपसर्ग होते हैं और कुछ क्या होते हैं, उर्दू के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग होते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत के उपसर्ग जिन शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द भी आपके क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आजीवन, निवास, दुष्कर्म, निर्जन। तो आजीवन में क्या होगा कि आ उपसर्ग लगा हुआ है, निवास में आपका नी लगा हुआ है, दुष्कर्म में आपका दुष्क उपसर्ग लगा हुआ है और निर्जन में आपका निर उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस प्रकार संस्कृत के उपसर्गों से युक्त जितने भी शब्द होते हैं वे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें आपके 11 नियम इसके होते हैं तत्सम शब्दों के। तो इसका इस कक्षा में आपको मैं सिर्फ नियम नंबर 6 तक ही बता रहा हूँ। आगे कक्षा में मैं आपको नियम जो बचे हुए हैं सभी नियमों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। और यदि आपको
क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।